हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, जहां हम करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, उसके लिए रिवीजन। पेपर वन का हमारा जो मुहिम है वो मुसलसल चला जा रहा है। हर रोज एक वीडियो मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी जो प्रिपरेशन है और आपकी जो रिवीजन है वो एक सही स्पीड में चले और ओवरऑल हर टॉपिक कवर हो जाए, हर टॉपिक को हम लोग टच करें। और टच वुड अभी तक सब कुछ बढ़िया चला है। बहुत सारे पेपर्स हो गए, बहुत सारे शिफ्ट्स हो गए हैं और बस कुछ शिफ्ट्स होने बाकी हैं। उसके बाद इस बार का यूजीसी नेट का पेपर जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सब रिजल्ट्स की वेट करेंगे और फिर जून वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने वाला है। ये रिवीजन वाला सेक्शन जब खत्म हो जाए उसके बाद फुल फ्लेजेड जो कोर्सेज हैं उस पे वीडियोस बनाए जाएंगे, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। तो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल एंड फॉर मी एज वेल। सो अभी इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आज का तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज का जो वीडियो है वो ना तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे है, ना तो मैथमेटिकल रीजनिंग पे है, ना तो किसी और टॉपिक पे है। आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं लेक्चर लेके आया हूँ, एक ऐसे यूनिट पे लेक्चर लेके आया हूँ जो आई थिंक बहुत लोगों के लिए टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर से मेरा मतलब मुश्किल काम है। बहुत लोग लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका पेपर का नाम ही है रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि आपकी जो रैशनैलिटी, आपका जो लॉजिक है वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही साउंड होना चाहिए, राइट। तो आपकी मुश्किल को आसान करने की कोशिश में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ी सी मदद हो जाए और आपको ये समझ में आए कि लॉजिकल रीजनिंग इतना भी मुश्किल नहीं है। बस चंद चीजें हैं जो हमें अपने जहन में रखनी है। अगर उन चीजों को हम अपने दिमाग में, अपने जहन में रखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यूजीसी नेट बनाती है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए और बहुत ही मजा आएगा करने में। क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स तो ऐसे हैं जो मोनोटोनस हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है और इंडियन लॉजिक एक ऐसा ऐसा सेक्शन है जहाँ पे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग बनते हैं और थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। और इंसान का तो नेचर ही है कि जहाँ उसे दिमाग लगाना पड़े वहां उसे ज्यादा मजा आता है। सो आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा लॉजिकल रीजनिंग का। प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। एंड तक देखिएगा तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो आपको कंफ्यूजन होता है, जो आप लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन छोड़ के जाते हो एग्जाम में, तो तीन चार क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही छूट जाते हैं। चाहे आपके मेजर टर्म हो गए, माइनर टर्म हो गया, मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हो गया, फैलेसीज का कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें भी फॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज हो गए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया। ये तमाम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके परिप्रेक्ष्य में। तो प्लीज इस यूनिट को अच्छे से पढ़िए। इस यूनिट से अगर क्वेश्चन बन गए तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और आपके नंबर बहुत अच्छी तरह से उठ जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलिए बिना कोई डिले किए क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो को देखते हुए कभी भी लगे कि हाँ वीडियो अच्छा है या आपके किसी काम का है, आपको किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, आपको किसी ना किसी तरह से मदद कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज डू कंसिडर माई हार्ड वर्क एंड लाइक द वीडियो, subscribe to my channel, hit the bell icon and do comment and let me know that whether you like the video or not. इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। सो माई टेलीग्राम लिंक इज t.me/UGC net पेपर वन बाय DC सर। आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, सबका लिंक इसमें मैं डालता हूं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वन प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो फॉर यू ऑल, जहां पे आप लोग को यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड तमाम तरह की चीजें मुहैया कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 2023 के क्वेश्चंस हैं, 2024 के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा और इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मैं आपको इसके साथ दे दूंगा। जिन बच्चों को पता है कॉन्सेप्ट क्या है उनके लिए तो बहुत आसान है, वो तुरंत इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। पर जिनको नहीं पता है तो उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है लॉजिकल रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है ठीक से। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स आर फिशेस इज गिवन एज फॉल्स। तो एक स्टेटमेंट है नो एनिमल्स आर फिशेस, नो एनिमल्स आर फिशेस। अगर ये गलत स्टेटमेंट, अगर ये फॉल्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। अगर ये फॉल्स है तो इन चारों में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें बताना है। और ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं।
अक्सर लोग गलती करते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम नेट एस्पिरेंट हुए गलती करते हैं, यहीं पे टिक लगा के आते हैं। ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को समझना पड़ेगा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। तो एक बार उस पर हम नजर दौड़ा लेते हैं। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में चार तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑल, एक स्टेटमेंट होता है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिखता हूँ। एक स्टेटमेंट होता है ऑल पॉजिटिव, इसे हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और इसे हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। उसके बाद होता है ऑल नेगेटिव, इसे हम यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं हम ई से। फिर एक होता है सम पॉजिटिव, इसे हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं आई से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक होता है सम नेगेटिव, इसे हम पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं और हम इसे डिनोट करते हैं ओ से। तो लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं वो चार तरह के स्टेटमेंट से ही बन सकते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव यानी कि सब कुछ जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कहा जाए, फॉर एग्जांपल ऑल फिशेज आर एनिमल्स, यानी सारी मछलियां जानवर हैं। तो ये पॉजिटिव है और ऑल है, यूनिवर्सल है, सारी मछलियों के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं कहूँ ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव यानी कि नो फिशेस आर एनिमल, कोई भी मछली एनिमल नहीं है। यहाँ पे मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, ऑल यानी यूनिवर्सल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ और मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ। तो ऑल फिश, नो फिशेस आर एनिमल्स, ओके। तो यहाँ आता है कॉन्सेप्ट नो का, ओके। फिर मैं कहूँ सम फिशेज आर एनिमल्स, यानी मैं कुछ मछलियों को कह रहा हूँ कि वो एनिमल है, बाकी बाकी नहीं है। पर कुछ मछलियां जो है वो एनिमल्स है, यानी पर्टिकुलर पर्टिकुलर मछलियों को मैं एनिमल मान रहा हूँ। तो सम फिशेज आर एनिमल्स, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं सम। और एक होता है सम नेगेटिव में, यानी सम फिशेज आर नॉट एनिमल्स, कुछ मछलियां एनिमल्स नहीं है। यहाँ भी मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, कुछ मछलियों की बात कर रहा हूँ, पर नेगेटिव बात कर रहा हूँ। सम फिशेज आर नॉट एनिमल्स, उसे हम ओ से डिनोट करते हैं। अब ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं, इन चार स्टेटमेंट्स को अरेंज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बनाया गया है। जो लॉजिकल साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है। हम लिखते हैं ए, ई, आई और ओ। ए ई आई ओ, इसे आप वॉवेल की तरह याद रख सकते हो, ए ई आई ओ। यू नहीं है, बस ए ई आई ओ है, ठीक है। तो ए ई आई ओ, इस तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा ऑल पॉजिटिव है। ये क्या है, ई यानी कि ऑल नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स को रखा गया है। यूनिवर्सल, ऑल पॉजिटिव भी यूनिवर्सल है, ऑल नेगेटिव भी यूनिवर्सल है, ए और ई दोनों यूनिवर्सल है। और नीचे क्या है, आई, आई यानी कि सम पॉजिटिव, सम पॉजिटिव यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव रखा गया है, जो पर्टिकुलर है और अफर्मेटिव है। और ये ओ क्या है, सम नेगेटिव यानी कि जो पर्टिकुलर है और नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा था सम फिशेस और नॉट एनिमल्स। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को नीचे रखा गया है। तो ऊपर हमारे हो गए यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, नीचे हो गए पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इनके बीच एक रिलेशन होता है, इनके बीच एक रिलेशन होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, नो एनिमल्स और फिशेस, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, नो एनिमल्स और फिशेस, कोई भी एनिमल फिश नहीं है, यानी हर एनिमल के बारे में बात की जा रही है, तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। और यूनिवर्सल में ये नेगेटिव है, यूनिवर्सल में नेगेटिव यानी कि ई। तो यहाँ है हमारा नो एनिमल्स और फिशेस, ओके। नो एनिमल्स और फिशेस, ये हो गया ऑल एनिमल्स और फिशेस, ये हो गया सम एनिमल्स और फिशेस, और ये हो गया सम एनिमल्स और नॉट फिशेस। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ऑल, नो, सम, सम नॉट, ठीक है। अब इनके बीच एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है। उसके लिए मैं रिश्ता यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए। एक रिश्ता होता है यहाँ से यहाँ का, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी यानी कि ए स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रैरी है। अगर मैं कहूँ ऑल एनिमल्स आर फिशेस और अगर मैं कहूँ नो एनिमल्स आर फिशेस, तो ये आपस में कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैरी हो रहे हैं। ऑल एनिमल्स आर फिशेस, एक तरफ मैं कह रहा हूँ सारी एनिमल्स ही मछलियां हैं, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कोई भी एनिमल्स मछलियां नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैरी हो रहा है। तो ऑल और नो ये दोनों कॉन्ट्रैरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है, अच्छा यहाँ एरो देने की जरूरत नहीं मुझे, नो नीड टू पुट एरो। कॉन्ट्रैरी, ये जो होते हैं ये सब कॉन्ट्रैरी होते हैं, इन्हें हम सब कॉन्ट्रैरी कहते हैं, सब कॉन्ट्रैरी। सम और सम नॉट, अगर मैं कहूँ सम एनिमल्स आर फिशेस और मैं कहूँ सम एनिमल्स आर नॉट फिशेस, तो ये कॉन्ट्ररी नहीं है, ये सब कॉन्ट्ररी है। क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि कुछ
एनिमल्स जो है वो मछलियां हैं और कुछ एनिमल्स जो है मछलियां नहीं है। अगर कुछ है तो कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए ये जो है, इसमें ऊपर वाले पार्ट में अगर कुछ रेत है तो नीचे वाले पार्ट में कुछ रेत नहीं है। अगर मैं पलट दूं तो नीचे वाले पार्ट में कुछ रेत नहीं है तो ऊपर वाले पार्ट में कुछ रेत है। बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इसे सब कॉन्ट्ररी कहते हैं। तो कॉन्ट्ररी जो नहीं होता उसे हम सब कॉन्ट्ररी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और ई जो है, ध्यान से समझिएगा, ये जो ए और ई है, इसके बीच जो संबंध बन रहा है, इसके बीच जो संबंध बन रहा है, इसके हम कहेंगे इट कैन बी फॉल्स टुगेदर। इट कैन बी फॉल्स टुगेदर, ये साथ में गलत हो सकते हैं। कैन बी फॉल्स टुगेदर, ये दोनों स्टेटमेंट साथ में गलत हो सकते हैं, पर दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं हो सकते। आप जरा सोच के देखो, अगर मैं कहूं ऑल एनिमल्स आर फिशेस एंड नो एनिमल्स आर फिशेस, ये दोनों साथ में सही नहीं हो सकते, कोई एक ही सही होगा। अगर मैं कहूं ऑल एनिमल्स आर फिशेस, अगर ये सही है तो नो एनिमल्स आर फिशेस गलत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सब एनिमल्स को फिश कर दिया तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नो एनिमल्स आर फिशेस। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कहा नो एनिमल्स आर फिशेस आर ट्रू, तो ऑल एनिमल्स आर फिशेस कैन नॉट बी ट्रू। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन बी फॉल्स टुगेदर, दोनों साथ में गलत हो सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे वाले जो है, सम और सम नॉट, दे कैन बी ट्रू टुगेदर। दे कैन बी ट्रू टुगेदर, ये साथ में ट्रू हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ एनिमल्स मछलियां नहीं है और कुछ एनिमल्स मछलियां हैं, दोनों सही हो सकते हैं। कुछ है तो कुछ नहीं है, तो कैन बी ट्रू टुगेदर और ऊपर वाले कैन बी फॉल्स टुगेदर, ठीक है। इसके अलावा एक और रूल है, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ब्लैक से लिखता हूँ, देख लीजिए। अगर ये ट्रू है, अगर ऊपर वाला ये ट्रू है, ऑल वाला, ठीक है, तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, तो जो ट्रूथ है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ओके। अगर मैं कहूँ कि ऑल एनिमल्स आर फिशेस और मैं कहूँ सम एनिमल्स आर फिशेस, और ऑल एनिमल्स आर फिशेस अगर ट्रू है, अगर वाकई वो है, ऑल एनिमल्स आर फिशेस अगर वाकई है, तो सम भी होगा, क्योंकि सम क्या है, ऑल का एक हिस्सा है। ऑल एक यूनिवर्सल सेट है, सम उसके अंदर आता है। तो अगर ऑल ट्रू है तो सम भी ट्रू होगा। ऑल एनिमल्स आर फिशेस आर ट्रू, देन सम एनिमल्स आर फिशेस आर ऑल्सो ट्रू। यानी अगर ऑल ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। इसे हम सब ऑल्ट्रेशन कहते हैं, सब ऑल्ट्रेशन, ठीक है। और इस पे ही रहते हैं। अगर नीचे वाला फॉल्स है, अगर सम नॉट फॉल्स है, तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। इसे हम कहते हैं सब ऑल्ट्रेशन, अगेन सब ऑल्ट्रेशन। अगर नीचे वाला फॉल्स है, सम नॉट, सम एनिमल्स आर नॉट फिशेस, अगर ये गलत बात है, तो मैं ये नहीं कह सकता नो एनिमल्स आर नॉट फिशेस। अगर ये गलत है तो ऊपर वाला भी गलत है, फॉल्स हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रू हमेशा नीचे की तरफ आएगा। उल्टा अगर हो रहा है, अगर उल्टा हो रहा है तो वो स्टेटमेंट अनएम्बिगियस हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनाएगा। फॉल्स ऊपर से नीचे नहीं आ सकता और ट्रू नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। फॉल्स यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे नहीं आ सकता, और ट्रू पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे नहीं जा सकता। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बैक जाके भी देख सकते हो, बैक जाके भी सुन सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझा दूं। ओके। इसके अलावा इनके बीच भी एक रिलेशन बनता है। इनके बीच जो रिलेशन बनता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ये सबसे आसान तरीका है समझने का। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट फॉल्स होगा। अगर नो ट्रू है तो सम फॉल्स होगा। अगर सम ट्रू है तो नो फॉल्स होगा। अगर सम नॉट ट्रू है तो ऑल फॉल्स होगा, यानी क्रिस क्रॉस। तो ये कुल मिला के स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कुल मिला के स्टेटमेंट है। इसी बेसिस पे हम अपने लॉजिकल रीजनिंग के हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बने, आप फटाफट साइड में एक एस ओ ओ बना लो। एस ओ ओ का मतलब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लो। तो हमें जैसी क्वेश्चन मिले हम फटाफट ऑल, नो, सम, सम नॉट, इस तरह से फटाफट बना लेंगे, इस तरह से, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स और फिशेस इज गिवन एज फॉल्स, यानी कि इसको फॉल्स कहा जा रहा है, नो वाले को फॉल्स कहा जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इमीडिएटली बी इन्फर्ड टू बी ट्रू? ट्रू कौन सा होगा? अगर ये फॉल्स है तो इसका अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ये फॉल्स है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ये ट्रू होगा। जाहिर सी बात है ये ट्रू होगा कि सम एनिमल्स और फिशेस, यानी जो डी वाला स्टेटमेंट है ये तो ट्रू होगा, समझ गए। पर क्या इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा? तो देखिए, ऑल फिशेस आर एनिमल्स, अगर ये फॉल्स है तो क्या ये ट्रू हो सकता है? तो हमने क्या लिखा है, दे कैन बी फॉल्स टुगेदर बट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर।
तो ये फॉल्स हो सकता है बट ये ट्रू नहीं हो सकता, तो ये वाला आउट हो गया। ठीक है। ऑल एनिमल्स आर फिशेस, इट्स द सेम थिंग, ऑल फिशेस आर एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स आर फिशेस, द सेम थिंग, इसको भी क्रॉस करो। सम एनिमल्स आर नॉट फिशेस, सम एनिमल्स आर नॉट फिशेस। ओके, अब जरा सोच के देखो, ये फॉल्स है, ये अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है, सब ऑल्ट्रेशन, यहां ध्यान दो, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता। हमने कहा ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ जाएगा। तो सम एनिमल्स आर नॉट फिशेस भी नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो डी ओनली विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ ये डी वाला स्टेटमेंट सही है। तो बी एंड डी ओनली नहीं होगा, ए सी डी ओनली नहीं होगा, सी एंड डी ओनली नहीं होगा, फोर होगा, डी ओनली, यानी कि सिर्फ डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपको मिल गए 2 नंबर। तो आपको कैसा लगा, आप जरा कमेंट करके बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का, ये आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर आपको समझ में आया तो आपको कैसा लगा। हालांकि ये तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वाला टॉपिक है, तो मैंने बहुत ही डिटेलिंग में समझाया, लेकिन इससे भी ज्यादा डिटेलिंग में हम इसे समझ सकते हैं जब मैं अलग से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्लास लूंगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको ये सेक्शन, ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें मिलते रहें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्रारी टू ईच अदर। तो ये तो बहुत ही आसान है, कॉन्ट्रारी यानी कि ऑल, नो, सम, सम नॉट। अभी अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रारी कौन सा होता है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रारी होते हैं, ऑल और नो, यानी ऑल फिशेस आर मैमल्स ये, और नो फिशेस आर मैमल्स ये, ऑल और नो कॉन्ट्ररी होते हैं, यानी ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। तो देखिए, एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझने के बाद दूसरा क्वेश्चन आपने कितनी जल्दी बनाया, कितनी जल्दी बनाया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस प्लीज छोड़ के मत जाइए, बहुत नुकसान होगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, atheists have not proven that God does not exist। तो चलिए ये स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, atheists have not proven that God does not exist, God does not exist, therefore we can conclude that God exists। चलिए अभी मैं समझा दूं आपको कि फैलेसी का मतलब क्या होता है, और इसे हम लॉजिकल फैलेसी क्यों कहते हैं। फैलेसी को हिंदी में या इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास कहते हैं, हेत्वाभास। कभी इंडियन लॉजिक कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। फैलेसी का मतलब होता है कि जब आप कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की दुनिया में, जब आप कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं और आपके आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में अगर कोई दोष हो, आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में अगर कोई दोष हो, तो उसे हम फैलेसी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है इनफॉर्मल फैलेसी, ये मैंने फॉर्मल फैलेसी बताया। एक इनफॉर्मल फैलेसी होता है जो स्पेशल टाइप की फैलेसीज को डिफाइन कर दिया गया है। अगर आपने इनफॉर्मल फैलेसी समझ लिया, अगर आपने फैलेसी समझ लिया, तो आप एक स्मार्ट पर्सन हो जाओगे। आपके बोलने का जो तरीका है, आपके बोलने का जो लहजा है, और आपकी शब्दों की जो कीमत है वो बहुत बढ़ जाएगी। आप बेकार से लोगों के साथ बातें करना या विवाद करने में इंटरेस्ट नहीं रखोगे। ये जो अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं ना, जो कुछ भी दलीलें देते हैं, आपको इनकी बातें बड़ी बेकार सी लगेंगी। तो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल फैलेसी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही आर्गुमेंट दिया गया है, यहाँ पे एक फैलेसी दिख रही है मुझे। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, एथिस्ट्स हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब एथिस्ट कौन होते हैं मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता है। एथिस्ट, अगर आपने मेरा इंडियन लॉजिक का वीडियो देखा है, तो वहां मैंने एथिस्ट का मतलब बताया था, वो अलग एथिस्ट था, वो जो क्या कहते हैं, आस्तिक और नास्तिक मैंने बताया था। तो वहां जो नास्तिक है वो अलग नास्तिक है, यहाँ जो मैं नास्तिक कह रहा हूँ दिस इज अ डिफरेंट नास्तिक। ये नास्तिक का मतलब होता है जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसे हम एथिस्ट कहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम थीस्ट कहते हैं, उसे हम थीस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति ना विश्वास रखता है, ना ईश्वर पे विश्वास रखता है, ना ही ईश्वर को खारिज करता है, उसे हम एग्नोस्टिस्ट कहते हैं। एग्नोस्टिस्ट कहते हैं, अज्ञेयवाद इसे कहते हैं हम, अज्ञेयवाद। यानी मैं ईश्वर में विश्वास भी नहीं कर रहा हूं और ईश्वर को खारिज भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एथिस्ट्स हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एथिस्ट लोग जो हैं वो अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है। वो कहते तो हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है, पर उसे अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाए।
अगर वो इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, देयर फोर वी कैन कंक्लूड दैट गॉड एग्जिस्ट। तो सिंस वो ये प्रूव नहीं कर पाए तो हम मान लेते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा थोड़े ना होता, ये तो बड़ा ही बेकार सा आर्ग्यूमेंट हो गया। करेक्ट। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि कोई इंसान ये प्रूव नहीं कर पाया है कि स्पाइडरमैन नहीं होता, या कोई इंसान ये प्रूव नहीं कर पाया कि शक्तिमान नहीं होता, तो मैं ये मान लूं कि शक्तिमान होता है। या फिर अलग सेंस में अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मैं कहूं कि अमेरिका मैंने देखा नहीं, तो क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका तो तब भी है। जस्ट बिकॉज मैंने नहीं देखा इसलिए मैं कहूँ कि अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये एक फैलेसी वाला स्टेटमेंट है, ये लॉजिकल फैलेसी वाला स्टेटमेंट है। और इस टाइप के फैलेसीज को हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। ये अपील टू इग्नोरेंस टाइप की फैलेसी है। क्यों? क्योंकि ये आप अपनी अज्ञानता की वजह से कह रहे हो। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। तो ऑप्शन नंबर टू सही होगा। जब व्यक्ति अपनी अज्ञानता की वजह से कोई भी बकवास करे तो उसे हम अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी कहते हैं। फैलेसीज, और ये इनफॉर्मल फैलेसी है, कई टाइप की इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं, उनमें से ये एक है। कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, डार्क वेब सीरीज में एक शहर दिखाया था, विंसन। तो विंसन नाम का तो कोई शहर नहीं होता, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बेकार सी बातें हो गई। इसमें आपका कोई स्टेटमेंट, आपकी बात में कोई दम, कोई वजन नजर नहीं आ रहा है। और साफ समझ में आ रहा है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हो, आप एक बेवकूफ इंसान हो। ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो तो आप एक स्मार्ट व्यक्ति बन जाओगे। सिर्फ मूर्ख के बीच रहने से जो आपका दिमाग खराब हुआ है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, आप में से कई लोग होंगे जो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही शार्प होंगे, पर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो फैलेसीज की दुनिया में जीते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं मिटा दूं। और प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है लॉजिकल रीजनिंग का। क्या आपने, अगर अगर आपने पहली बार लॉजिकल रीजनिंग को देखने की हिम्मत की है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है, कुछ प्रैक्टिस अगर किया जाए तो ये हो सकता है, डुएबल है? प्लीज कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम लिंक ये है मेरा, यूजीसी नेट पेपर वन बाय डीसी सर। प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे फॉर इंटरेस्टिंग क्विज वीडियोस एंड ऑल द स्टडी मटेरियल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरे लिंक्डइन का भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये भी फैलेसी पे है, पर ये फॉर्मल फैलेसी पे है। यानी कि जब आपके आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कोई दोष हो तो उसे हम फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, इसे लिखा जाए सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, सारे प्रोफेसर्स कॉम्पिटेंट है यानी काबिल है, आप लोग सब काबिल प्रोफेसर्स बनने वाले हैं। और कॉम्पिटेंट, नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड, नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड। चलिए, देयरफॉर देयरफॉर नो प्रोफेसर्स आर अंडरपेड। चलिए समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। प्रोफेसर्स आर अंडरपेड। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी फैलेसी है इसमें, इसमें कौन सी फैलेसी दिख रही है हमें। पर पहले हम समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं फैलेसी समझने से पहले। तो देखिए, कोई भी आर्गुमेंट जो है ना वो पीपीसी फॉर्म में लिखा जाता है। प्रीमाइस, प्रीमाइस और कंक्लूजन। यानी दो प्रीमाइसेस होंगे और एक कंक्लूजन होगा। प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू और कंक्लूजन। दो प्रीमाइस के बेसिस पे आप कुछ कंक्लूड करोगे, उसके बेसिस पे आप रीजंस उसमें निकालोगे। अभी प्रीमाइस, प्रीमाइस कंक्लूजन में जो है, ये तीन चीजों से बनता है प्रीमाइस, प्रीमाइस कंक्लूजन। एक मेजर टर्म, और ये मेजर टर्म जिसमें होता है जिस प्रीमाइस में, उसे हम मेजर प्रीमाइस कहते हैं। एक होता है माइनर टर्म, ये माइनर टर्म जिस प्रीमाइस में होता है उसे हम माइनर प्रीमाइस कहते हैं। अभी समझ लेंगे, यहाँ दो प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइस वन है, ये हमारा प्रीमाइस टू है, ये हमारा कंक्लूजन है। इनमें से एक मेजर प्रीमाइस होगा, एक माइनर प्रीमाइस होगा। अभी हम निकालेंगे कैसे, हमें समझ में आएगा थोड़ी देर में। और एक होता है मिडिल टर्म, एक होता है मिडिल टर्म। ठीक है। अब कैसे क्या होता है समझते हैं। ये जो प्रीमाइस, प्रीमाइस और कंक्लूजन है, सबसे पहले तो जो वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू में, कॉमन क्या दिख रहा है? ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड। प्रोफेसर्स कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, अंडरपेड, चार शब्दों से बना है ये। यहाँ जो प्रोफेसर है वो यहाँ नहीं है, यहाँ जो अंडरपेड है वो यहाँ नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंट दोनों जगह है। तो जो कॉमन टर्म आपको मिले,
कॉमन इन बोथ प्रीमाइस, जो कॉमन टर्म आपको मिले दोनों प्रीमाइसेस में, वो आपको कंक्लूजन में नहीं मिलना चाहिए। देख लो, कंपिटेंट वर्ड कंक्लूजन में कहीं नहीं है। नो प्रोफेसर सर अंडरपेड लिखा है, कंपिटेंट वर्ड नहीं लिखा है। नॉट इन कंक्लूजन, और कंक्लूजन में वो नहीं होता है, तो उसे हम मिडिल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म। तो इस स्टेटमेंट में, इस आर्गुमेंट में हमारा मिडिल टर्म है कॉम्पिटेंट, मिडिल टर्म है कॉम्पिटेंट। ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं। ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। आप लोगों ने इंग्लिश में बचपन में किया होगा। ये है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, ये है सब्जेक्ट, और जो बात हो रही है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट होता है, कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है, याद रहे। कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट, वो मेजर टर्म होता है। और कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। ठीक है, ये हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा। कंक्लूजन का जो माइनर टर्म है वो उसका सब्जेक्ट है, और कंक्लूजन का जो मेजर टर्म है वो उसका प्रेडिकेट है। तो मेजर टर्म क्या है? अंडरपेड। तो हमें मिल गया मेजर टर्म, मेजर टर्म हो गया अंडरपेड। और माइनर टर्म क्या हो गया? माइनर टर्म हो गया प्रोफेसर। तो प्रोफेसर इज माइनर टर्म, अंडरपेड इज मेजर टर्म, एंड मिडिल टर्म इज कॉम्पिटेंट। अब हम खोजते हैं कि कौन से प्रेमाइस में हमारा मेजर टर्म है, यानी कि अंडरपेड है, कौन से प्रेमाइस में। तो हम देख सकते हैं प्रेमाइस टू में अंडरपेड है, प्रेमाइस वन में अंडरपेड नहीं है, यानी प्रेमाइस टू हमारा मेजर टर्म है। कौन सा टर्म है? मेजर टर्म। ठीक है, और प्रेमाइस वन में हमारा माइनर टर्म यानी प्रोफेसर है, तो ये हमारा माइनर टर्म है। ठीक है, ये हमारा माइनर टर्म है। ये बेसिक चीजें, इसे आप ध्यान में रखें। मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। ठीक है, अभी कौन सी फैलेसी है वो समझते हैं। देखिए, मुझे तो समझ में आ गया कौन सी फैलेसी है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी फैलेसी है, इसे मिटा दो। चार ऑप्शन पूछे गए हैं: अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, और अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। जब मैं फैलेसीज पे क्लास लूंगा तो मैं सारे टाइप के फैलेसीज बताऊंगा। यहाँ जो फैलेसी है ना, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल है, ये वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। पर ये क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल का मतलब होता है जब आपका मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल का मतलब हुआ व्हेन द मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, is not distributed in any of the premise, in either of the premise। किसी भी एक premise में अगर हम देखें कि हमारा मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम कहेंगे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी में काम कर रहा है। तो हमारा मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? हमारा मिडिल टर्म था कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट। और इन दोनों प्रीमाइसेस में हम देख सकते हैं कि हमारा मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कॉम्पिटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब कैसे समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? करेक्ट, पहले ये समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए क्या लगता है। और अगर वो नहीं मिल रहा है यानी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए, किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड के पहले अगर प्रीफिक्स में, अगर प्रीफिक्स में आपको ऑल, ईच, एवरी, नॉट, डिड नॉट, नो या नन दिख जाए, किसी भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स में अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, तो हम कहेंगे कि वो वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा वर्ड? जिसके पहले वो लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ऑल प्रोफेसर्स, ऑल प्रोफेसर्स, तो प्रोफेसर के पहले ऑल लगा हुआ है, यानी कि प्रोफेसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं कहूँ नो प्रोफेसर या नो कॉम्पिटेंट, ठीक है, नो कॉम्पिटेंट अगर मैं कहूँ नो कॉम्पिटेंट, तो कॉम्पिटेंट के पहले नो लगा हुआ है, यानी कॉम्पिटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो कॉम्पिटेंट है इस वाले प्रेमाइस में, जो अपना कॉम्पिटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखो, आर के पहले ना ऑल लगा है, ना ईच लगा है, ना एवरी लगा है, ना नॉट लगा है, ना डिड नॉट लगा है, ना नो लगा है, ना नन लगा है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा एक मिडिल टर्म है जिसके पहले नहीं लगा है कोई भी ऑल, ईच, एवरी, नॉट, डिड नॉट, नो, नन, यानी कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और जैसे ही हमारा मिडिल टर्म यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये फैलेसी आ रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल में। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होता है कि कोई भी जगह अगर आपका एक, कोई भी एक प्रेमाइस में अगर आपका मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम उसे कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी।
और वो कैसे समझ में आएगा? अगर ऑल, ईच, एवरी, नॉट, डिड नॉट, नो और नन, ये शब्द अब अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल है। ओके। इसमें से ऑल, ईच, एवरी, नॉट, डिड नॉट, ये तो खैर बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, पर नो और नन स्पेशल है। नो और नन का कौन सा फिलॉसफी है कि भाई अगर हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, अगर मैं फंसूंगा तो तुम्हें भी ले फंसूंगा। अगर नो या नन सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से किसी के भी पहले अगर लगा हुआ है तो वो दूसरे को भी लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड, तो यहाँ आप देख सकते हो कॉम्पिटेंट के पहले नो है, पर अंडरपेड के पहले नो या नन या ऑल या ईच या एवरी नहीं है। पर जस्ट बिकॉज कॉम्पिटेंट के पहले नो है, तो ये कॉम्पिटेंट तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, अंडरपेड भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। समझ लीजिए, नो और नन अगर रहे तो जिसके पहले नो या नन है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही, वो दूसरे वाले को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऑल, ईच, एवरी, नॉट, डिड नॉट ये नहीं करता है, पर नो और नन करता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अभी के लिए ये जो फैलेसी है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी है, क्योंकि इसमें प्रेमाइस वन में जो हमारा माइनर प्रेमाइस है उसमें हम देख सकते हैं कॉम्पिटेंट जो है उसके पहले कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी क्वेश्चन है पर बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, मैं ज्यादा बड़ा क्लास करना नहीं चाहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार और देख लो, आई थिंक वो बेटर समझ में आएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं जो कॉन्सेप्ट होता है, और क्वेश्चंस भी करवाऊं। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिड नॉट लाइक, एंड प्लीज सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। एंड एंड तक जरूर देखना है। आप जिन लोगों ने एंड तक देखा वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं देखा है I cannot say anything. Please come back and watch it, and we'll meet again with a new video. इसका एक सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस है लॉजिकल रीजनिंग के। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सुखी रहे, मंगलमय रहे, एंड विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।